जैसे आप सभी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन नंबर 5 से लेके सेक्शन नंबर 8 तक, जिसमें हमने डिस्कस करा था कंडीशंस फॉर अ वैलिड मैरिज डिस्कस किया था। और सेरेमनीज जो वैलिड मैरिज में होनी चाहिए उसके बारे में हमने पढ़ा था। और इसके साथ साथ हमने देखा था कि क्या रजिस्ट्रेशन करवाना शादी का जरूरी होता है या नहीं। वो सब हमने कवर कर लिया था। आज की क्लास में जो है मैं आपको कुछ केस लॉज बताऊंगा हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो सेक्शन नंबर 5 से 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। कंडीशंस फॉर वैलिड मैरिज सेरेमनीज 8। सेक्शन 6 हमारा ओमिटेड हो गया था, चाइल्ड मैरिज स्टेट अमेंडमेंट एक्ट 1978 के आने के बाद। सेक्शन 9 से शुरू करने से पहले कुछ जजमेंट्स आपको बतानी थी, जो मैं कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। ये हमारी लैंडमार्क जजमेंट्स है, नोट डाउन लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। अपनी नोटबुक निकाल लो। मैंने कहा था क्लास की शुरुआत से पहले ही, जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था, कि आपके पास एक नोटबुक जरूर होनी चाहिए। ब्लैक नोटबुक, पेन और कॉपी के साथ साथ बैठना है, और इसके साथ साथ हाइलाइटर लेके बैठना, और बेयरक्स जरूर रखना अपने पास। शुरू करते हैं। सबसे पहली जजमेंट जो हमारी यहाँ पे है वो है श्रीमती सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार की जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था, देखो इसमें जो कोर्ट था, कोर्ट के सामने ये मैटर आया था कि भाई अगर जो सेरेमनीज है वो सेरेमनीज जो है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो आप सेरेमनी कर देते हो, उसमें हम जो है आपने सारी चीजें सारे रिचुअल्स जो भी थे वो परफॉर्म करने थे, वो सब कर लिए, लेकिन क्या इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा? देखो फैक्ट्स क्या थे केस के। फैक्ट्स के बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। द फैक्ट्स ऑफ द केस कैन बी समराइज एज, क्या हुआ था इस केस में कि ये जो सीमा और अश्विनी है ना, सीमा एंड अश्विनी ये हस्बैंड और वाइफ थे। और इनके बीच में ये डिस्प्यूट था कि क्या इन दोनों की जो शादी हुई है वो एक वैलिड मैरिज है या नहीं है। ठीक है, whether the marriage between the petitioner Seema was valid or not, this was the question। then आप इसके थर्ड पॉइंट में आएंगे तो हमें पढ़ सकते हैं, द सुप्रीम कोर्ट रिसीव्ड a transfer petition and one of first and most important issue was whether the marriage between the petitioner Seema and respondent Ashwini was valid or not। सो कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया था कि जो सीमा है हमारी, जो पेटिशनर है, उसके और रेस्पोंडेंट अश्विनी के बीच में जो शादी हुई है, क्या वो वैलिड मैरिज कही जाएगी नहीं। क्योंकि देखो सेक्शन 7 क्या कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का, कि आप जो सेरेमनीज हैं वो किसी भी पार्टी के राइट्स एंड किसी भी पार्टी के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लड़के के हिसाब से करना है या लड़की के हिसाब से करना है, आपकी चॉइस होती है। लेकिन वही हमारा सेक्शन 8 आता है, जो ये कहता है कि अगर आपकी शादी होती है तो आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लेकिन मैंडेटरी नहीं कहता है। ऑल दो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर सकती है, उसके लिए रूल निकाल सकती है। और अगर कोई उस रूल को फॉलो नहीं करता है तो 25 रुपीज का फाउन था, जो कि बहुत कम अमाउंट है, बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट है। खैर उसमें जब अमेंडमेंट आएगी तब आएगी। कोर्ट ने इसमें जजमेंट देते हुए क्लियरली ये कह दिया था कि चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। देखो हम पढ़े से हिंदू मैरिज एक्ट में रहे 1955 के अंदर, लेकिन जो ये जजमेंट है ये हर किसी रिलीजन से बिलोंग करती है, हर किसी रिलीजन के ऊपर है। मतलब ऐसा नहीं कि इस जजमेंट में सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट बोला गया था या हिंदू मैरिजेस के लिए, इसमें हर शादी के लिए बोला गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कह दिया था कि जितनी भी शादी इंडिया में सोलेमनाइज्ड होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, उनका जो है रजिस्ट्रेशन इस जजमेंट के आने के बाद से मैंडेटरी हो जाएगा। यस, मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आप मुस्लिम हैं अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से शादी करते हैं, अगर आप क्रिश्चियन है अपने क्रिश्चियन के पर्सनल लॉ के हिसाब से करते हैं, ज्यूइश है, पारसी है, तो जिस भी पर्सनल लॉ के हिसाब से आप शादी करते हैं अपने पर्टिकुलर रिलीजन में, तो आपको तब भी अपनी शादी को मैंडेटरी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। इशू क्या था, हमने ऊपर क्वेश्चन देख लिया था, वेदर द वैलिड मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड बिटवीन द पेटिशनर सीमा एंड रेस्पोंडेंट Ashwini was not or not. And these were also the two questions before the Supreme Court to decide whether the registration of marriage should be made a mandatory provision or not, and whether this mandate is constitutional or not। अब देखो क्या होता है कि जो हमारे मैरिजेस के रिगार्डिंग जो लॉज हैं, डाइवोर्स के रिगार्डिंग जो लॉज हैं, वो हमारे पर्सनल लॉ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है,
हिंदू मैरिजेस के लिए हम बात करते हैं तो हिंदू मैरिजेस में हिंदूज में कहीं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था डाइवोर्स का, ये लॉ के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया था, वहां पे भी पर्सनल लॉज को ध्यान में रखा गया था। वैसे ही अगर हम किसी और एक्ट की बात करें, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें, तो वहां पे जो डाइवोर्स का प्रोसीजर है वो उनके अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से चलता है। ऑल्दो वुमेन के लिए डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट भी है, जहाँ पे वुमेन्स जो है कोर्ट में जा सकती हैं अगर वो डाइवोर्स लेना चाहती है, लेकिन वहाँ इसके अलावा और हम बाकी पर्सनल लॉज की बात करें तो उनके अपने पर्सनल लॉज है, मैरिज का अलग प्रोसीजर चलता है, डिवोर्स का अलग चलता है। तो कोर्ट के सामने प्रॉब्लम यही थी कि जहाँ पे जब हम पर्सनल लॉ से डील कर रहे हैं, तो अगर हम उनको कह देते हैं कि आप अपनी शादी तो चाहे भले ही सेरेमनीज के हिसाब से कर रहे हो, लेकिन उनको अब आपको आगे से अब रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा और वो मैंडेटरी होगा, तो क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वॉयलेशन होगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है, राइट टू लाइफ की बात करता है, वो राइट टू फ्रीली एक्सरसाइज एनी रिलीजन की बात करता है, राइट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर की बात करता है। तो जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अधिकार दिया गया है कि हम अपने धर्म के हिसाब से अपनी चीज प्रोफेस कर सकते हैं, अपने धर्म को हमारे अकॉर्डिंग शादी कर सकते हैं, अपनी जिंदगी जी सकते हैं, तो क्या वहां पे ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा देना, एक तरीके की ऐसी कंडीशन लगा देना कि आपको अब से आपकी शादी को मैंडेटरी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं। देखो कोई भी लॉ होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ओवरराइड नहीं करना पड़ता, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करना पड़ता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के एडिशन में ही आता है। यानी कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं लेके आ सकते जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाती हो, उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जाती हो, यानी कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए वो। उसके प्रोसीजर को देखा जाए, ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है कि जो लॉ आप लेके आ रहे हो, जो गाइडलाइन आप लेके आ रहे हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो हमारी सेवंथ शेड्यूल है उसमें जो एंट्री है, एंट्रीज नंबर 5 and 30 ऑफ लिस्ट थर्ड ऑफ सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो ऑलरेडी इसका जवाब देती है हमें कि वेदर मैरिज रजिस्ट्रेशन शुड बी मैंडेटरी प्रोसीजर और नॉट। जिसमें क्लियरली बताया गया था दैट मैरिज, डाइवोर्स, इन्फेंट्स, अडॉप्शन, विल्स, इंटेस्टेसी, सक्सेशन, ये जितनी भी चीजें हैं इस तरीके की जो हमारे पर्सनल लॉ से रिलेट करती हैं, ये सारी अथॉरिटी देती है किसको? स्टेट को एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट का मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट, उन दोनों को अथॉरिटी देती है कि वो लेजिस्लेशन निकाल सके जो इनको गवर्न करता हो, जिसमें हमारा इंक्लूड होता है प्रोसीजर फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन। तो ये तो बात होगी सेकंड क्वेश्चन की, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें अलाउ करता है, स्टेट को अलाउ करता है, जिसमें हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आती है, कि वो चाहे तो मैरिजों के रिगार्डिंग कोई लॉ निकाल सकती है जिसमें आपका मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी इंक्लूड होगा। और हमें पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट तो ऑलरेडी ही हमें सेक्शन 8 के अंदर एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर सकते हो। लेकिन बात यहाँ पे थी हम बाकी के जो और रिलीजन्स है, क्या उनके लिए भी हम ऐसा कह सकते हैं कि आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन मैंडेट करो? तो उसका जवाब जो है यहाँ से मिला था, एंट्री नंबर 5 ऑफ लिस्ट थर्ड ऑफ 7 शेड्यूल से, जिसमें ये कहा गया था कि अगर हम मैरिज का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर देते हैं हर किसी के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, तो वो हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ही कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 30 का भी रेफरेंस दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 30 की डेफिनेशन में जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड यूज हुआ है उसमें हमारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैरिजेस भी इंक्लूड होता है। अब इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैरिजेस का क्या मतलब होता है कि जाहिर बात है जब आप अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवा लोगे, रजिस्ट्रार के पास उसकी एंट्री करवाओगे, तो आप वहां पे उसमें एंट्री में लिखोगे कि लड़का कौन है, लड़की कौन है, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, शादी किस दिन हुई थी, कहाँ पे शादी हुई थी, शादी में कौन कौन आया था, क्या क्या सेरेमनीज आपने परफॉर्म हुए थे। तो इस तरीके की जो बेसिक डिटेल्स आप फिलफिल करवाओगे, तो जाहिर बात है आपकी शादी के रिगार्डिंग में वाइटल डिटेल्स है जो पता होनी चाहिए कि वैलिड मैरिज हुई है नहीं, वो सारी रजिस्ट्रार के पास अवेलेबल होंगी, जो कि पब्लिक रिकॉर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैरिज से मतलब उसका था। और पहला क्वेश्चन जो था वेदर द रजिस्ट्रेशन मैरिज शुड बी मेड प्रोविजन और नॉट, इसका भी कोर्ट ने जवाब देते हुए बोला था कि द एपेक्स कोर्ट रिकॉग्नाइज द क्रिटिकल नेसेसिटी टू मैंडेट मैरिज रजिस्ट्रेशन। क्यों? बिकॉज in the absence in the absence of documentation of marriage solemnization, women suffered significantly and negatively। कोर्ट ने बोला था कि अगर हम मैरिज की जो रजिस्ट्रेशन होती है उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, उसको फुलफिल नहीं करते उस रिक्वायरमेंट को, तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, एक वैलिड प्रूफ नहीं होता है कि हाँ हमारे बीच में शादी हुई है। और आगे जाके जो पार्टीज हैं वो अपने राइट से जो है मुकर सकती है, अपनी ऑब्लिगेशन से मुकर सकती है कि भी नहीं हमारी तो कोई शादी नहीं हुई थी, मैं
इसका कोई कुछ नहीं लगता, मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ, या लड़की कह सकती है कि मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ, तो मेरे कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता है इसके प्रति। लड़का कह सकता है कि मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है लड़की के अगेंस्ट। इस तरीके की बातें आगे उठ सकती है। तो इन सब बातों को उठने से बचाने के लिए, ऐसे कोई भी डिस्प्यूट आगे क्रिएट ना हो किसी पार्टी के बीच में, तो इस वजह से कोर्ट ने ये नेसेसरी समझा मैरिज के रजिस्ट्रेशन को मैंडेट कर देना, उनको कंपलसरी कर देना। तो इस जजमेंट में इतना ही था और कुछ नहीं। अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो साइटेशंस नोट कर सकते हो। साइटेशंस AIR 2006 SC 1158, इसके नाम से आप सुप्रीम कोर्ट की इंडिया की वेबसाइट से जाके सर्च कर सकते हो। अदरवाइज आप इंडिया कानून वेबसाइट और काफी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप डायरेक्ट जजमेंट का नाम डाल के PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। इसमें फिलहाल इतना ही था। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज डिलीवर्ड, जिसमें उसने मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया था सेक्शन 8 के अंदर। तो याद रखना, सेक्शन 8 के अंदर अगर मैरिज के रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वो नेसेसरी होता है, मैंडेट होता है हर किसी के लिए। अब इसकी अथॉरिटी अगर हम देना चाहेंगे तो ये जजमेंट ही है। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि मुस्लिम मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन करवाना भी मैंडेटरी है, तो उसकी अगर हम अथॉरिटी देना चाहें तो हम वहां पे सेक्शन 8 हिंदू मैरिज एक्ट नहीं बोलेंगे, हम वहां पे इस जजमेंट की अथॉरिटी देंगे, श्रीमती सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। ठीक है। दूसरा हमारा केस में जो आता है उसका नाम है सरला मुदगल, प्रेसिडेंट कल्याणी एंड अदर्स। देखो कल्याणी का मतलब क्या है यहाँ पे। ये जो कल्याणी लिखा हुआ है, कल्याणी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है, उनके राइट्स के लिए काम करती है, समाज में उनकी एक बेहतर स्टेटस, एक पोजीशन क्रिएट की जा सके उसके लिए काम करती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कल्याणी। तो यहाँ पे जो उसकी प्रेसिडेंट है उनको भी पेटिशनर के तौर पे लिखा गया है। और सरला मुदगल तो हमारी हैं ही इसमें जो पेटिशनर है। इसके अलावा अदर्स, अदर्स का मतलब क्या है, इसमें कोई भी और जो पार्टीज हो सकती है। कभी कभी ना यहाँ पे आपको अनदर भी लिखा हुआ दिख जाए, ANR करके ऐसे लिखा होता है, अनदर। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कभी अनदर लिखा होता है इसका मतलब ये है कि जिस भी पर्सन के साथ अनदर लिखा हुआ है वहां पे उसमें एक पर्सन और एक्स्ट्रा इंक्लूड है। लेकिन जब हम बात अदर्स की करेंगे तो अदर्स में या तो दो या उससे ज्यादा लोग ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है। दो या दो से ज्यादा लोग भी उसमें इंक्लूड है, तो वहां पे हम अदर्स लिखते हैं। रेस्पोंडेड में यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। जजमेंट की डेट है 10 मई 1995। अब देखो इस जजमेंट में क्या हुआ था। हमने सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा था कि कोई भी अगर पार्टी जो शादी करना चाहती है एक दूसरे से, उनका जो है कोई भी स्पाउस नहीं होना चाहिए लिविंग। स्पाउस का मतलब लड़का है तो उसकी कोई वाइफ ना हो, और लड़की है तो उसका कोई हस्बैंड जिंदा नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस टाइम आपकी शादी हो रही है आप पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो लड़का था, हस्बैंड था, उसने, वो हिंदू था और लड़की भी हिंदू थी, उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर अपनी सेरेमनी से शादी करी थी। ठीक है। प्रॉपर सेरेमनी जैसे जो जो रिक्वायरमेंट्स सारी फुलफिल करके शादी करी थी, वैलिड मैरिज उनके बीच में सोलेमनाइज हुई थी। लेटर ऑन क्या होता है, बाद में जो लड़का होता है वो दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट अलाउ नहीं करता, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, तो उसने क्या किया, उसने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि इस्लाम में एक से ज्यादा शादी अलाउड होती है, मेन को, वुमेन को नहीं। ठीक है। तो उसे इस्लाम में कन्वर्ट करके एक दूसरी शादी करी। अब जब पहली बीवी को इस बारे में पता चला तो उसने जो है इसका ऑब्जेक्शन उठाया और इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 494 के अंदर एक बाइगमी के ऑफेंस के लिए कंप्लेंट फाइल करी। अब बाइगमी का ऑफेंस क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति जो कि शादीशुदा है, अगर अपनी शादी के दौरान एक दूसरी शादी और कर लेता है, या तीसरी या चौथी, मतलब कोई भी सब्सिक्वेंट मैरिज और कर लेता है फर्दर, तो वो लायबल होता है फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगमी अंडर सेक्शन 494। अब उस व्यक्ति में महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, प्रोवाइडेड कि अगर आपके रिलीजन में अलाउ है वो अलग बात है। अदरवाइज इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, अगर आपने एक से ज्यादा शादी करी तो आप बाइगमी के लिए लायबल होते हो। अब इसमें पार्टी का कहना ये था कि बाइगमी कैसी हुई, क्योंकि मैंने तो इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था और इस्लाम तो अलाउ करता है एक से ज्यादा शादी, तो मैं तो बाइगमी के लिए लायबल नहीं होना चाहिए। अब मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ने क्या है, कोर्ट के सामने क्वेश्चंस डिसाइड करने के लिए आ जाते हैं कि क्या अगर हम किसी पर्सन को जो पहले हिंदू था और वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको दूसरी शादी करना अलाउ किया जा सकता है। अगर नहीं तो क्यों, अगर हाँ तो क्यों। और अगर हम ये से कहते हैं कि हाँ अलाउ कर भी देते हो, क्यों, क्या पहली मैरिज को डिसॉल्व किए बिना दूसरी शादी जो की गई है उसको हम बाइगेमी के लिए लायबल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। सो दीज वर टू मेजर क्वेश्चंस जो कोर्ट के सामने थे, जो कोर्ट को डिसाइड करने थे। ठीक है।
कोर्ट ने इसमें बहुत ही अच्छी जजमेंट दी और ये फैसला दिया कि अगर कोई हिंदू हिंदू मैरिजेस के अकॉर्डिंग प्रॉपर सेरेमनीज को परफॉर्म करके मैरिज सोलेमनाइज करता है, तो वो अगर कन्वर्ट कर लेता है किसी और रिलीजन में और उसके बाद दूसरी शादी करता है, तो वो शादी हमारी वैलिड नहीं कहलाएगी, वो शादी void कहलाएगी। एंड आल्सो दैट पर्सन विड बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी अंडर सेक्शन 494। देखो यहाँ पे जजमेंट में, conversion of Islam and marrying again would not by itself dissolve the Hindu marriage act। क्या लिखा है इसमें? इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भैया अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट कर लेते हो ना और उसके बाद दूसरी शादी कर लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो पहली शादी हुई है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। पहले आपको उस शादी को डिसॉल्व करवाना पड़ेगा, यानी कि आप इधर डाइवोर्स लोगे, ठीक है। डाइवोर्स एक प्रोसीजर होता है, जुडिशियल सेपरेशन में भी हम ये नहीं कहते कि शादी डिसॉल्व हो गई, आपको डाइवोर्स लेना पड़ेगा, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हो। द सेकंड मैरिज, और आगे इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है आगे, द सेकंड मैरिज बाय कन्वर्ट, the second marriage by a convert would therefore be in violation of the act and such void in terms of section 494 IPC। कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि void होगी which is in violation of mandatory provisions as per se void। The court is therefore of the view that the second marriage by a Hindu husband after his conversion to Islam is a void marriage in terms of section 494 IPC। ठीक है। पैरा नंबर 21 एंड 27 इसको आप देख सकते हो, जिसमें क्लियरली कोर्ट ने लिखा हुआ है कि अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हो या किसी और रिलीजन में, क्योंकि इसमें इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था रेस्पोंडेंट, तो इसलिए इस्लाम वर्ड हुआ है। इसके अलावा किसी भी ऐसे रिलीजन में आप कन्वर्ट हो जाते हो जहाँ पे एक से ज्यादा शादी अलाउ है, तो वो वहां पे जो है आपको बाइगेमी के लेबल किया जाएगा। देखो इसका सिंपली मतलब क्या था, इसमें क्यों कोर्ट ने ऐसी जजमेंट दी थी, क्योंकि ना अगर हम इसमें अलाउ कर देते हैं ना, तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाता। यानी कि एक ऐसी जजमेंट आती है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेल्थ के लिए, पब्लिक की वेलबींग के लिए काम ना करके ना, बल्कि उनके मोरलिटी के अगेंस्ट जा रही थी, उनके पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रही थी, पब्लिक पीस के अगेंस्ट जा रही थी। क्योंकि इससे क्या होता कि हर कोई जो है ना, पहले एक शादी करता हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद एक से ज्यादा शादी करने के लिए कन्वर्ट हो जाता, फिर वहां पे दूसरी शादी कर लेता, तीसरी शादी कर लेता, और फिर वापस से हिंदू में रिकन्वर्ट हो सकता था। तो ऐसे बहुत केसेस हो सकते थे जिससे ना इमोरलिटी के को बहुत बढ़ावा मिलता, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में जाती, इसलिए ऐसी जजमेंट देना लोगों के हित में था, जरूरी था। और इसलिए कोर्ट ने क्लियरली ये कह दिया कि अगर आप ऐसे कन्वर्ट होकर शादी करोगे तो वो डेफिनेटली आपकी वॉइड कहलाएगी और आप 494 आईपीसी के अंदर लायबल हो सकते हो। जजमेंट का नाम मैंने आपको बता दिया था, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जजमेंट का नाम है हमारे श्रीमती सरला मुदगल, प्रेसिडेंट कल्याणी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। 1995 की जजमेंट है, इसको आप इस नाम से सर्च कर सकते हो। अगेन आप गूगल पे जाओगे या कहीं किसी भी सर्च इंजन से, किसी वेबसाइट से इसकी पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। इंडिया कानून, आई वुड से इंडिया कानून से आप कर सकते हो, वहां से इजिली अवेलेबल हो जाएगी आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और ये अभी लेट हाल फिलहाल की जजमेंट है, लास्ट ईयर ही आई थी, 2024 की जजमेंट है। 19 अप्रैल 2024 में जजमेंट आई थी। इस जजमेंट में क्या हुआ था? पहले जो जजमेंट मैंने आपको पढ़ाई थी सरला मुदगल वाली, उसमें मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने शादियों की, जितनी भी शादियां हिंदुस्तान के अंदर होती है, उन सबका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया था, है ना। अब वो जजमेंट जो थी वो हिंदू मैरिज एक्ट के लिए नहीं थी स्पेसिफिकली, वो हर शादी के लिए थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन जो भी सोलमनाइज हो रही है इंडिया के अंदर, एज पर देयर रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉज। ये जजमेंट जो है हिंदू मैरिज एक्ट से ही रिलेट करती है स्पेसिफिकली, लेकिन सेक्शन 8 से डील करती है। कहता है कि भैया जो सेरेमनीज आप करते हो, वो सेक्शन 7 से डील करती है, जो कहता है जो सेरेमनीज आप परफॉर्म करते हो, उसमें अगर आपकी सेरेमनीज में सप्तापदी, सात फेरे की जो रस्म होती है, अगर वो भी शामिल है, तो क्या उन सेरेमनीज को परफॉर्म करना, उन सप्तापति की जो रस्म उसको परफॉर्म करना मैंडेटरी होगा? क्या अगर हम बिना सेरेमनीज को परफॉर्म किए बिना ही कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, वहां पे रजिस्ट्रार के पास जाके अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो क्या उतना करना ही काफी नहीं होगा? क्या हमें सेरेमनीज को परफॉर्म करना मैंडेटरी है? क्योंकि
हिंदू मैरिज एक्ट में तो ऐसा कुछ खास लिखा नहीं हुआ है, कौन कौन सी सेरेमनीज होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। उसने सिंपली ऐसा कहा है कि आप किसी भी पार्टी के सेरेमनीज के हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं। So this was a bigger issue before the court to decide whether the ceremonies under Section 7 of Hindu Marriage Act 1955 shall be performed, although a registration of such marriage has already been done under Section 8 of 1955 Act। यानी कि अगर हम शादी को रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं, उसके बावजूद भी हमें उनकी सेरेमनीज जो सेक्शन 7 के अंदर परफॉर्म करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है। कोर्ट ने इसमें क्या कहा था, कोर्ट में बता देता हूँ। फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज अंडर द एक्ट, the requisite ceremonies have to be performed and there must be proof of performance of the said ceremony। कोर्ट ने क्लियरली ये कह दिया था कि अगर आपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है, उसके बावजूद भी आपको सेरेमनीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। अगर आप सेरेमनीज परफॉर्म नहीं करते हैं तो ओनली रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज वुड नॉट बी इनफ टू प्रूव अ वैलिड मैरिज। कि अगर दो लोग शादी करते हैं और वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, कोई सेरेमनीज जो है ना टाइम लेती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसके साथ साथ जो है सेरेमनीज को परफॉर्म करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फाइनेंस की भी जरूरत पड़ती है। आफ्टर ऑल सेरेमनीज में काफी सारी चीजें लगती हैं और बिना पैसे के तो कुछ चलता नहीं है। तो सस्ते में, बिना पैसे खर्च किए, ज्यादा कम पैसे खर्च किए, आसानी से कम टाइम में शादी करने का सबसे बेहतर तरीका यही लगता है कि कोर्ट जाओ, कोर्ट मैरिज कर लो, वहां पे डिटेल्स एंटर करवा लो रजिस्ट्रार के पास और आपकी शादी कंप्लीट हो जाएगी। कोर्ट ने बोला नहीं, देखो, हिंदू मैरिज एक्ट जो है ना, उसमें जो शादी का कॉन्सेप्ट है, वो एक बहुत ही रिलीजियस सेक्रामेंट माना जाता है। यानी कि ये एक पवित्र संस्कार है। सेक्रामेंट कहते हैं संस्कार को, रिलीजियस कहते हैं धार्मिक संस्कार। तो एक एक तरीके की एक धार्मिक संस्कार है, एक पवित्र चीज है जो हम परफॉर्म करते हैं प्रॉपर रिचुअल्स के साथ, सेरेमनीज के साथ। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कोई सौदा नहीं कर रहे हो, कोई बिजनेस नहीं है ये, जहाँ पे आप कोई लेन देन कर रहे हो एक दूसरे से। ये एक प्रॉपर एक रिचुअल, एक संस्कार है जो हम परफॉर्म करते हैं, एक सेक्रामेंट है और बहुत पवित्र है ये। तो आप ऐसी कोर्ट में जाके अगर शादी करके आ जाओगे, पेपर साइन कर लोगे, एंट्रीज करवा लोगे, तो हम ये नहीं, हम इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, इसकी जो पाइस नेचर है, इसका जो पवित्र नेचर है, वो अफेक्ट होता है। क्योंकि हिंदू मैरिज इसको बहुत ही सेक्रामेंट, रिलीजियस सेक्रामेंट माना गया है, एक पवित्र चीज मानी गई है, एक बहुत ही पवित्र संस्कार कहा गया है। और अगर हम ऐसे अलाउ कर देते हैं कि आप कोर्ट में जाओ जाओ, बस यहाँ जाके शादी कर लो, डिटेल्स एंटर करा लो, हो गया, तो इसका जो मेन बेसिक नेचर है, इसका जो मेन आइडेंटिटी है, वही एंड हो जाएगी, वही खत्म हो जाएगी, वो हैम्पर हो रही है, और हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, नो डाउट, बट सेरेमनीज को भी परफॉर्म करना इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। कोर्ट में इसमें आगे बोला, अनलेस द पार्टीज हैव अंडरगोन सच सेरेमनी, there would be no Hindu marriage according to Section 7 of the Act, and a mere issuance of a certificate by an entity in absence of the requisite ceremonies having been performed would neither confirm any marital status to the parties nor establish a marriage under Hindu law। सीधे सीधे साफ शब्दों में स्पष्ट तरीके से बोल दिया है कोर्ट ने कि भाई, अगर आपने शादी कर ली है ना, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन सेरेमनीज को परफॉर्म नहीं करा गया है, तब अब भी हम ये नहीं कहेंगे कि आपके बीच में कोई वैलिड मैरिज हुई है। देयर वुड बी नो हिंदू मैरिज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 इन द एब्सेंस ऑफ रिक्विजिट सेरेमनीज, इवन इफ देयर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ना ही उससे कोई मैरिटल स्टेटस मिलेगा आपको, आप एक दूसरे के स्पाउस नहीं कहलाओगे, हस्बैंड वाइफ नहीं कहलाओगे, और ना ही कोई शादी आपके बीच में मानी जाएगी अंडर हिंदू लॉ। सो ये तीन जजमेंट्स थी हमारी, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो एक्ट को आगे और एक्सप्लेन करती है, बताती है उसके प्रोविजंस को और स्ट्रेंथन करती है। जो कहती है, सबसे पहले नंबर वन, सरला मुतकले नदर्स वाला केस, जिसने क्लियरली ये कह दिया था कि आपको जो है मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। क्यों? ताकि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ हो सके कि हाँ, आपके पास, आपके बीच में वैलिड मैरिज सोलमनाइज्ड हुई है।
फिर उसके बाद हमारी आई जजमेंट डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कह दिया कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफी नहीं होगा, सेरेमनीज भी परफॉर्म करनी है। यानी सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी उन्होंने, इक्विवेलेंट बता दिए एक दूसरे की, कि भी खाली सेक्शन 7 फुल जो है सेक्शन 7 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना काफी नहीं होगा, ना ही खाली सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना काफी होगा। आपको दोनों चीजें करनी है, सेक्शन 7 की भी फुलफिल करनी रिक्वायरमेंट्स, सेरेमनीज भी परफॉर्म करनी है, रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ हिंदू मैरिज के लिए मैंडेटरी नहीं होगा, हर उस शादी के लिए मैंडेटरी होगा जो कि इंडिया के अंदर सोलमनाइज की जा रही है, और उस हर शादी को हर किसी को अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन उसका करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। चाहे किसी भी रिलीजन के पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग वो सोलमनाइज्ड हुई है, डजंट मैटर, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। लेकिन डॉली लाडी रानी भाई हमारी जो जजमेंट है ये स्पेशली हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर थी। और तीसरी जो जजमेंट थी हमारी, श्रीमती सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार की, जिसमें कोर्ट ने के लिए कह दिया था आप कन्वर्ट हो जाते हो, कन्वर्ट अगर हो जाते हो, सॉरी, श्रीमती सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार की हमारी जजमेंट थी, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बताया था। और डॉली रानी वाली जिसमें थी, जिसमें उन्होंने मैरिज सेरेमनीज को परफॉर्म करना कंपलसरी बताया था। सरला मुदगल में कन्वर्जन को लेकर बताया था कि आप कन्वर्ट हो जाते हो और उसके बाद शादी कर लेते हो दूसरी, तो वो वैलिड नहीं की जाएगी, वो वॉइड होएगी, और आप जो है 494 आईपीसी के लिए लायबल हो सकते हो। जजमेंट्स का नाम, उनकी साइटेशन सब मैंने क्लियरली बता दी है, अच्छे से नोट कर लेना। अगर नहीं है याद, नोट नहीं किया है, तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख लेना, वापस से समझ लेना। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इन जजमेंट्स को आपके लिए और डिटेल में और बारीकी से आपको बता सकता हूँ। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन बोल देना, मैं फिर से इस पे एक लेक्चर लेके आ जाऊंगा आपके लिए। और ऐसी और भी जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आएंगी, जैसे जैसे हम आगे सेक्शंस करेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट में कवर्ड करेंगे, वैसे वैसे मैं आपको उनके बारे में बताता रहूंगा। अभी फिलहाल ये 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जजमेंट्स अक्सर पूछी जाती हैं, अक्सर मैक्सिमम बिहार जुडिशरी में पूछी जाती है ये, राजस्थान जुडिशरी में पूछी जाती है, एमपी जुडिशरी में पूछी जाती है, दिल्ली जुडिशरी में पूछी जाती है, हिमाचल जुडिशरी में पूछी जाती है, देखा गया है बहुत। तो इन जजमेंट्स का नाम याद रखना है, साइटेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है और किसके रिगार्डिंग ये बात करती है, इसमें क्या मेन सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था, बस उतना याद रखना है। ठीक है, खैर मिलते हैं अगली क्लास में, तो के लिए राधे राधे सभी को।